Hello my dear students, how are you? I hope all you're fine and doing well. आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के पार्ट 3 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है कि जैसे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो फैक्टर से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे क्या होती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। काफी कुछ इन द सेंस हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा और इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जो चीजें बची हुई हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर की है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है बिजनेस इन्वायरमेंट के कि मीनिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के। फिर हम लोगों ने इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, किसी भी बिजनेस के इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें समझी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझा, इंडियन परफॉर्मेंस के बारे में समझा, इंडियन इकोनॉमी के मेन जो फीचर्स हैं उसके बारे में समझा, हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने समझी। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट सेटअप, सोशियो कल्चर फैक्टर्स और किसी भी बिजनेस का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जिम्मेदारी रहती है उसके कंट्री के प्रति, उसके शेयर होल्डर के प्रति, उसके डिबेंचर होल्डर के प्रति, उसके कस्टमर के प्रति, समाज के प्रति, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी रहती है, वो सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ ली हैं। कोई एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है किसी बिजनेस में तो उसके प्रति उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उनके हक की बात करनी चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने लोग बात की थी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या किसके किसके प्रति जिम्मेदारी होती है और क्या क्या जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की थी कस्टमर को लेकर के कि कस्टमर के प्रति किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी होती है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई डिवेंचर होल्डर है या शेयर होल्डर है जो उसकी कंपनी में पैसा लगाया है, उसकी क्या उसके प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उस पे असर पड़ता है। फिर हम लोगों ने बात की थी उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जो उस कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स थे जिसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी बिजनेस इकोनॉमी के बारे में कि एक बिजनेस इकोनॉमिक टर्म आता है उसका मतलब क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो कैसे रन करती हैं, हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, हमारी जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है उनको टाइप्स ऑफ मतलब इकोनॉमी को क्लासिफाई करने के लिए क्या ऐसी नीड पड़ी जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप सब लोग जानते हैं हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप की होती हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसे क्या नीड पड़ी जिसको हमारी इकोनॉमी में 3 क्लासिफिकेशन हुआ है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले अगर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताऊं, आज सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि आपके जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने जो क्लास 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, बेसिकली आपने जो क्लास 9th में इकोनॉमी पढ़ी थी उस बुक का नाम था इंडियन इकोनॉमी। उसमें आपको स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बताया गया था। और जो क्लास 11th या 12th में आप लोग बुक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की, उसका नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th आपका बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में था एंड क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स थी वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स थी। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, दो वर्ड है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और इकोनॉमी। इन दोनों में अंतर क्या है? दो वर्ड है ना, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, क्या दोनों वर्ड सेम है या अगर अलग है तो इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है? तो बेसिकली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है? आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों वर्ड में अंतर क्या है, या अगर अंतर नहीं है, दोनों सिमिलर वर्ड हैं, तो क्यों अलग अलग वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग ये वर्ड समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। तो बात करें अगर इकोनॉमिक्स के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा कोई अपनी रोजी रोटी चला रहा है या अपनी कुछ अर्निंग कर रहा है।
इकोनॉमी की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, यानी एक किसी एरिया के पर्टिकुलर लोग किस मीडियम से अपनी जो रोजी रोटी है या फिर अपनी जो भी दिनचर्या है जिसको वो चला रहे हैं, अपने भरण पोषण कर रहे हैं जिस भी मीडियम से, चाहे वो फार्मिंग हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर हो, एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी से अगर कोई आदमी अपनी जीविका चला रहा है उसको हम लोग इकोनॉमिक कंसीडर करते हैं। द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग इज कॉल्ड इकोनॉमी। आप लोग आज के लेक्चर में पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो स्लाइड में आपको नहीं मिलेंगी, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात की जाए, द सिस्टम बाय विच बनाते चलिए, लिखते चलिए साथ में जो जो मैं लिख रहा हूं, विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एग्जाम्पल इसका हो सकता है, आप लोग फार्मिंग लिख सकते हैं, सर्विस सेक्टर लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसके द्वारा कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने जीने के लिए पैसे कमा रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी द्वारा वो हो सकता है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, किसी भी सिस्टम द्वारा, इकोनॉमिक इज द सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स सबसे पहले बात करते हैं, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वो सिस्टम था, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाय विच पीपल और कंट्री कैन मैक्सिमाइज its satisfaction in presence of scarcity। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। दो टर्म था, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। तो मैंने अभी तो आपको बताया कि इकोनॉमी क्या है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमी में हम लोगों ने समझ लिया कि कोई भी सिस्टम ऐसा जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो। तो जो भी सिस्टम जिसके द्वारा एक आदमी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी एरिया में अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको इकोनॉमी कहते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये सारी चीजें आप लोग नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट करते चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर रखे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कोई भी ऐसे, सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट है और वो सिस्टम था। इकोनॉमिक्स को हम लोग सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और इकोनॉमी को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट ये बताता है हमें कि हमारी जो लिमिटेड रिसोर्स है, जिसको हम लोग स्कैरसिटी कहते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैरसिटी क्या होती है। स्कैरसिटी क्या होती है, इसको एक इन शॉर्ट अभी आपको बता दूं, लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड वांट। आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, जैसे आपके पास कोई पैसा है वो लिमिटेड है, लेकिन आपकी जो नीड्स है, जो आपकी विशेष है, वो अल्टरनेटिव है, कई सारी विशेष है आपके पास, अनलिमिटेड विश है। जैसे आप उसी पैसे से सोचते हैं मैं एक कार भी खरीद लूं, उसी पैसे से सोचते हैं आप मैं घर भी खरीद लूं, उसी पैसे से आप कई सारी विशेष जो आपकी रहती है फुलफिल करने के लिए सोचते हैं। तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसमें आप अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो आपको इकोनॉमिक्स बताता है। अगर आपकी लिमिटेड रिसोर्स से आप अपने अनलिमिटेड या कई सारे विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको आपको कौन बताता है, वो आपको इकोनॉमिक्स बताता है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। आपकी इकोनॉमी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। आप लोग सब लोग जानते हैं, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 3 डिवीजन हुआ, ये क्या ऐसी नीड पड़ी कि ये 3 डिवीजन किया गया इसका। फिर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अभी इस स्लाइड में आप लोग ये समझिए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। अगर आप बेसिक चीजें समझते चलेंगे तो आगे आपको जो
हाई टर्म आएंगे या फिर जो आपको कठिन हार्ड टर्म आएंगे उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का बेसिक सिंपल फंडा ये है, बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी माध्यम से अगर कोई आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम कर रहा है, उसको हम लोग इकोनॉमिक कंसीडर करते हैं, इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर लिमिटेड रिसोर्स से हमें अपनी मतलब अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको हमको बढ़ाना है, उसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स के दो टर्म होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको अगर कोई नेशन है, कोई कंट्री है, वो अपने हिसाब से उसकी अगर स्टडी कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे कि जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसकी क्या नीड पड़ी और इसको क्यों लाया गया। तो आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक अंतर है, उसको हम लोग समझते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी अगर किसी चीज की स्टडी की जा रही है तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे की जा रही है। अगर कोई कस्टमर है या कोई सप्लायर है, वो अपने गुड्स को अगर बढ़ाना चाहता है या इंक्रीज करना चाहता है, तो उसकी स्टडी अगर की जा रही है तो वो माइक्रो लेवल पे की जाएगी। सब लोग जानते हैं माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बेसिक पॉइंट है, आपको पता ही होगा। माइक्रो लेवल में हम लोग किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी डिस्कशन हो रही है तो माइक्रो लेवल पे अगर हो रही है तो वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में होगी या इंडिविजुअल किसी आदमी है या फिर कोई कस्टमर है, कोई सेलर है, उसके बारे में बात होगी। लेकिन जब भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जा रहे हैं तो वो एक पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलता है, सारी इकोनॉमी को एग्रीगेट करके चलता है। जो भी उस कंट्री में सेलिंग हो रही है, जो भी इस कंट्री में परचेज हो रहा है, सारी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सबको एक साथ लेके चलता है। बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, स्टडी अबाउट डिमांड, एक कंट्री में क्या डिमांड चल रही है, किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या डिमांड हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है, उसकी सप्लाई कैसे हो रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म ऑफ इंडस्ट्री। तो किसी चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट स्पेशल इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में डिमांड कैसी है उस कंट्री में, उस प्रोडक्ट की, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कैसी सप्लाई हो रही है, उसके बारे में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। लेकिन अगर वही बात की जाए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की, तो इसमें आपका आता है डिमांड सप्लाई ऑफ एग्रीगेट, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में बन रहे हैं उसकी डिमांड कैसी है, उसकी सप्लाई कैसी चल रही है। एग्रीगेट आउटपुट है जनरल लेवल ऑफ इकोनॉमी, इसको हम लोग प्राइस थ्योरी से भी कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो इसमें आपका आ जाता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, किसी एक व्यक्ति विशेष की कितनी इनकम है, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कमा रहा है। फिर प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। स्टडी अबाउट अ सिंगल ट्री इन अ फॉरेस्ट, तो इसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं, पहले एग्जांपल देख लीजिए। किसी अगर इंडिविजुअल की इनकम की बात की जा रही है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइस की बात की जा रही है तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। वहीं अगर एग्जांपल की बात की जाए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसमें आपका नेशनल इनकम, जैसे हम लोग माइक्रो में क्या बात कर रहे थे, किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग मैक्रो लेवल में आ गए तो अगर पूरे देश की इनकम की बात करेंगे, एक पूरे देश में जितनी उसकी इनकम है किसी देश की, उसको हम लोग नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं। क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसको हम लोग नेशनल इनकम की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। वहीं अगर जनरल प्राइस लेवल की बात की जा रहे हैं, अगर इन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे, तो उसमें अगर किसी एक विशेष प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ रही है, अगर मैं बात करूं ये बॉटल था, इसकी अगर कीमत बढ़ रही है, तो ये हमारे माइक्रो लेवल का पार्ट होगा। लेकिन अगर किसी कंट्री में हर एक चीज की प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ते जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि वो हमारे मैक्रो लेवल का पार्ट है। फिर अगर इसको माइक्रो एंड मैक्रो को और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई जंगल है, उसमें अगर हम लोग एक सिंगल इंडिविजुअल पेड़ की बात कर रहे हैं तो वो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। लेकिन वहीं अगर हम पूरे जंगल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे मैक्रो का पार्ट होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना था। आप लोग इसके प्राइस थ्योरी इसको कंसीडर किया जाता है, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कंसीडर किया जाता है, इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, और बेसिक डिफरेंस यही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक टर्म आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस एंड इकोनॉमी दो टर्म यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने समझा इकोनॉमिक्स क्या होता है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे हम लोग अपनी, अगर जो हमारी लिमिटेड रिसोर्स है उससे हम लोग अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको अगर इंक्रीज कर रहे हैं, वो हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है।
मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बिजनेस के बारे में बताया था कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, किस एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस कंसीडर करते हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे हम लोग बिजनेस को कंसीडर करेंगे कि हाँ ये बिजनेस एक्टिविटी है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करते हैं, जो स्टडी हमने इकोनॉमिक्स में की, जो भी स्टडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से सीखी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहाँ पे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हम उसको यूज कर रहे हैं कि हाँ हमारी जो भी हमने बिजनेस से सीखा, हमने इकोनॉमिक्स से सीखा, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहाँ पे, हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, हमारा जो प्रॉफिटाइजेशन है, उसको हम इंक्रीज कर सके। हम अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, वो सारी चीजें हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको आगे हम लोग देखते हैं अच्छे से और समझते हैं स्लाइड से कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स वो सिस्टम होता है जहां पे आप जो भी इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं अपने इकोनॉमिक सिस्टम से, उसको आप कहाँ का अप्लाइड कर रहे हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? ताकि आपका जो प्रॉफिट है उसको आप बढ़ा सके और अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सके। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, बिजनेस इकोनॉमी इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मार्केट रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल इशू फेस्ड बाय अ कॉर्पोरेशन। तो जो भी चीज आपने इकोनॉमिक्स से सीखी, अगर उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उसको देख लीजिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सेस सर्टेन फैक्टर इंपैक्टिंग कॉर्पोरेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटेजी यूजिंग इकोनॉमिक थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड रिसर्च टॉपिक in the field of business economics might include how and why corporation expand। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है, जो भी आपने इकोनॉमिक्स में सीखी है कि कैसे हमारा प्रोडक्शन, अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या करना है, सप्लाई बढ़ रही है तो क्या करना है, उन चीजों का अगर आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को कंसीडर करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बाकी अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं स्कोप की, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या क्या स्कोप है। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, हमें स्टडी है, हमें प्रॉपर नॉलेज है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उसका स्कोप क्या क्या है। आप अपना बजट अकाउंटिंग कर पाएंगे, आपका जो बजट है उसकी अकाउंटिंग आप कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान बना पाएंगे, अगर आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज है तो आप अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बना पाएंगे, आप अच्छा रणनीति बना पाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। मार्केटिंग आइडिया, आपको बेटर मार्केटिंग आइडिया मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर फर्म। फिर आपकी ग्रो बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो काफी ग्रो करेगा अगर आप टाइम टू टाइम बेटर डिसीजन ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, सीधा इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस की ग्रोथ पे। फंड प्रोटेक्शन, आपको फंड प्रोटेक्शन मिलेगा। फंड प्रोटेक्शन जैसे आपके शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छे से है तो आप अपना फंड एक्सेप्ट कर सकते, फंड आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। देन आपका मनी ग्रोथ होगा। मार्केट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड मार्केटिंग विजन। तो ये कुछ आपके मार्केटिंग विजन मींस व्हाट, जैसे आपकी डिमांड है, क्या होने वाला है मार्केट में, उसके बारे में आपको पहले से ही चीजें आप अगर देख सकते हैं, बता सकते हैं इन फ्यूचर ये चीज होने वाली है, इन फ्यूचर वो चीज होने वाली है, इसको हम लोग मार्केटिंग विजन के नाम से कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ आपके स्कोप थे किस चीज के बारे में, आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में दिया है, इसको हम लोग बारी बारी देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है, हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स समझ आती है, तो उससे क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हमें पता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पता है, तो हमें जो बिजनेस में दिक्कत आने वाली है, जो प्रॉब्लम आने वाली है, उसके बारे में हमें पहले से अवेयर होंगे, उसको हम पहले से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू जान लेंगे, एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेंगे या कोई पहले से हम स्टेप लेंगे जिससे हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस फैक्टर। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस जो फैक्टर हैं, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, उसको हम लोग पहले से जान लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे, जिससे हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है वो काफी अच्छा हो सकता है। फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी। तो अगर हमें बिजनेस का प्रॉपर आइडिया है तो हम अलग अलग पॉलिसी बना सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ में लाभ दे सके। अगर हमें बिजनेस के बारे में पहले से फैक्टर पता है कि कौन सा फैक्टर हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम अपनी पॉलिसीज तैयार करेंगे जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी और अफेक्ट होने से बचाएंगी।
प्रिडिक्ट द फ्यूचर, प्रिडिक्ट आप किसी भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, जब आपको बारे में उसके बारे में आप अच्छे से अपने बिजनेस के बारे में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, आपको चीजें पता होंगी कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके बारे में आप पहले से डिसीजन ले सकेंगे कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं ये स्टेप लूंगा, अगर वैसा हुआ तो वो स्टेप लूंगा। जैसे कोरोना का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोरोना अचानक से लगा, लॉकडाउन लग गया, जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में पड़े थे, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जो नई सेलिंग के लिए जा सके, वो तो रखे रखे खराब हो गए। हमारे कंट्री में लॉकडाउन जब लगा तो जो प्रोडक्ट नई कंपनी बेच पाई थी वो तो रखे रखे खराब हो गए। लेकिन अगर वो पहले से इन्वायरमेंटल स्कैन करती कि हाँ अलग अलग कंट्रियां लॉकडाउन लगा रही हैं, हमारे कंट्री में भी लग सकता है, तो अपना सामान पहले ही कम रेट पे बेच सकती, जिसका उन्हें जो इतना नुकसान हुआ प्रोडक्ट खराब होने का वो उनसे बच सकता था। एंड देन एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक फैक्टर, तो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेशन एस्टेब्लिश करने में भी काफी हेल्प करता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो ये था हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसी चीजें हमारी रन करती हैं, क्या चीजें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स से कैसे हम लोग सीख सकते हैं, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं, और कैसे हम अपने इकोनॉमिक्स को बिजनेस में लगाएंगे तो हमें क्या क्या उसका फायदा मिलेगा। ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं? आप सब लोग जानते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमी होते हैं, बेसिकली इकोनॉमी लिखा है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं। तो इकोनॉमी हमारी 3 टाइप की होती है, क्लास 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 टाइप की इकोनॉमी आई इस, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोई भी डिसीजन रहता है किसी कंट्री में, अगर वो गवर्नमेंट ले रही है तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। कोई भी डिसीजन है अगर वो ये हमारी गवर्नमेंट ले रही है तो उसको सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कहते हैं, और कोई बिजनेस ले रहा है तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और दोनों मिल के ले रहे हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ये कौन से डिसीजन है वो जो तीनों मिल के ले रहे हैं, दोनों मिल के ले रहे हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, या फिर फॉर्म ले रही है, या फिर कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग ले रहे हैं? तो वो डिसीजन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्यों ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ, क्या इसकी नीड पड़ी, वो सारी चीजें अब हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं किसी भी कंट्री में, हमारे कंट्री में कोई भी अगर इकोनॉमिक कंट्री है उसमें 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। 3 सबसे बड़ी दिक्कतें, कोई भी इकोनॉमिक कंट्री है तो वहां पे 3 सबसे बड़ी दिक्कतें रहती हैं। कौन कौन सी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें क्यों अराइज होती हैं उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। वो दिक्कतें अराइज होती क्यों हैं? वो होती हैं स्कैरसिटी की वजह से। अब स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी बेसिकली मतलब ये होता है कि आप सब लोग जानते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास वो भी हो जाए, हमारे पास ये भी हो जाए, मैं इसी समय लंदन भी चला जाऊं, मैं इसी समय आपको पढ़ा भी दूं, मैं इसी समय मूवी भी देख लूं, एवरीथिंग। मतलब एक आदमी है उसकी अनलिमिटेड इच्छा है, लेकिन वो उसके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड ही है। अगर मेरे पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल मेरी विश है कि मैं आईफोन भी खरीद लूँ, मैं कार भी खरीद लूँ, मैं घर भी खरीद लूँ, मैं XYZ सारी चीजें खरीद लूँ, लेकिन उस विश को फुलफिल करने के लिए जो मेरे पास रिसोर्स है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पैसा है वो लिमिटेड ही है। अब मैं उससे कोई एक ही चीज पूरी कर सकता हूँ, चाहे मैं घर खरीद सकता हूँ, चाहे मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, चाहे मैं घूम सकता हूँ, वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ। और रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि जो पैसा है मेरे पास उसका मैं अल्टरनेटिव यूजेस है, उससे मैं घर भी खरीद सकता हूँ, सेम टाइम पे मैं बाइक भी खरीद सकता हूँ, सेम टाइम पे मैं घूम भी सकता हूँ, एवरीथिंग कर सकता हूँ, मतलब जो भी मेरी इच्छा है वो मैं कर सकता हूँ। तो स्कैरसिटी कहते किसको है? अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन हमारी जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है, इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। तो ये जो सिचुएशन है, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो ये जो दिक्कत है इसी को कहते हैं स्कैरसिटी।
आप सब लोग जानते हैं, कोई भी कंट्री है, कोई भी आप इंडिविजुअल भी हैं, तो भी आप स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं। आपकी पॉकेट मनी 50 रुपए है, आप उसी 50 रुपए आपको जैसे ही मिलता है आप सोचते हैं मैं ये भी कर लूंगा। सेम कुछ देर बाद आपको दिमाग में आइडिया हिट करता है कि नहीं, इससे तो ये भी किया जा सकता है, इससे तो कॉफी भी पिया जा सकता है, इससे तो यहाँ भी जाया जा सकता है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं इस समय, तो आपके पास भी ऑप्शन होगा कि नहीं, इस समय तो मैं टीवी भी देख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो डाटा मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ उसको कहीं और यूज कर सकता हूँ। बेसिकली कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन यही जो दिक्कत है, इसी को हम लोग स्कैर्सिटी कहते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वॉर एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पे लिखा क्या है, देयर आर बिग प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी कंट्री में सब बिग प्रॉब्लम रहती है कि हमारी, अगर जो कंट्री लेवल पे भी बात की जाए, हमारी जो कंट्री है वहां पे भी जो हमारे पास पैसा है वो अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड ही है। उसी से गवर्नमेंट को ब्रिज भी बनाना है, हॉस्पिटल भी बनाना है, रोड भी बनाना है, पुल भी बनाना है, कई सारी चीजें हैं, लोगों को सैलरी भी देनी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और डेवलपमेंट भी करना है। सेम टाइम पे आपको गरीबों को सब्सिडीज भी देनी है। तो लिमिटेड रिसोर्स गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के पास जो है अनलिमिटेड वांट भी है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोस वांट आर लिमिटेड। तो हमारी जो रिसोर्सेज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है। एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक फार्मर की, उसके पास लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। अगर उस पे वो क्या कर सकता है, उस पे वो चावल भी उगा सकता है और गेहूं भी उगा सकता है, व्हीट एंड राइस दोनों उगा सकता है। अगर वो दोनों को इक्वल उगा रहा है, दोनों दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो व्हीट भी उग रहा है, राइस भी उग रहा है। अगर वो इसको बढ़ाता है, अगर व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उसके राइस पे। राइस का जो प्रोडक्शन है उसको कम करना ही पड़ेगा अगर उसको व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये क्या दिखाता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूज क्या है, इस जो इस पे ये फार्मिंग कर रहा है उस पे वो घर भी बना सकता है, ये जो एरिया है इस पे वो हाउस भी बना सकता है ना। तो इसी दिक्कत को हम लोग कहते हैं स्कैर्सिटी। हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यहाँ पे वही चीज आपको जो मैंने अभी बताई वही सारी चीजें लिखी होंगी। मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड हिंस दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास लैंड, कोई भी ऐसी रिसोर्सेज हैं, कई सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसको दोबारा हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कई सारी रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ है प्रेजेंट है वो नॉन रिन्यूएबल है, और उन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, मींस उसको हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। लैंड कैन बी पुट अल्टरनेटिव यूजेस, यू कैन बिल्ड फैक्ट्रीज ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट हाउसेज, यू कैन ग्रो क्रॉप्स इट ऑन न्यूअर्ट इनटू अ प्लेग्राउंड। तो आपके पास अगर जो पीस ऑफ लैंड है उस पे आप घर भी बना सकते हैं, फैक्ट्री भी बना सकते हैं, प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं और क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। The main problem arise problem of choice between alternative resources should be selected. Scarcity is the main problem of economy. Problem of choice is also a problem. तो यहाँ पे किसी भी इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कत है चॉइस की, जैसे हमने बात की अभी स्कैर्सिटी के बारे में। तो अब चॉइस की दिक्कत है कि आपको चॉइस है, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है। इसी दिक्कत को हम लोग कहते हैं स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी है उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है, स्कैर्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको क्या बनाना है और कौन सी चीजें बनानी है। हमारी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज उसको फुलफिल करने के लिए लिमिटेड है। तो कौन सी विश हम ऐसी अपनी है उस रिसोर्स से फुलफिल करें जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। चाहे हम उससे, हमारे पास अगर 100 रुपए है, उससे हम कॉपी भी खरीद सकते हैं, बुक भी खरीद सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस 100 रुपए को मैं कहाँ ऐसी जगह लगाऊं जहां हमें मैक्सिमम उससे आउटपुट मिले। इसी को कहते हैं स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेसिकली आपका है कि कौन सी चीजें आप अपने लिमिटेड रिसोर्स से करें जहां आपको बेटर आउटपुट मिले, बेटर जो है रिजल्ट मिले। अब बात कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, तो उसके अंदर तीन आपके पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी है वहां पे आपको क्या बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये आपका किससे रिलेटेड है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, क्या बनाना है आपको, फाइनेस्ट गुड बनाना है, आपको
तेल मसाला बनाना है आपको, कार बनानी है, क्या बनाना है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉब्लम से कौन डील करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आएगा कि आप जो गुड्स या प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कैसे बना रहे हो। आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बना रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बना रहे हो, आप लेबर्स का यूज करके बना रहे हो या मशीन का यूज करके बना रहे हो, वो किससे डील करता है? हाउ टू प्रोड्यूस। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में अंदर क्या आता है? आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बना किसके लिए रहे हो? रिच सेक्टर के लिए बना रहे हो या पुअर सेक्टर के लिए बना रहे हो? आप जो डेली इसेंशियल गुड्स हैं वो उनको गरीबों के लिए बना रहे हो या आप लग्जरीज गुड बना रहे हो जो अमीर ही अफोर्ड कर सके? तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर आती हैं, वो सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें आपको डिसीजन लेना है कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्स हैं आप उससे कौन सा गुड ऐसा बनाए जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। The first central problem of every economy is what goods and services are to be produced in what quantity, because resources are limited. Greater production of good X must imply lower production of good Y, and resources are used in production of good X and Y. तो बेसिकली क्या बता रहा है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास जो रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स है, आप उससे कौन सा गुड बनाएंगे। अगर आप कोई गुड एक्स बना रहे हो तो लिमिटेड रिसोर्स के साथ, लिमिटेड रिसोर्स मींस, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लिमिटेड रिसोर्स को। आपके पास 100 रुपए हैं, आप उससे 50 की कॉपी भी खरीद सकते हैं और 50 की पेन भी खरीद सकते हैं। बट आप सोचे कि हम कॉपी को 70 की खरीदेंगे, 70 की कॉपी खरीदेंगे, तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा किस पे? आपके पेन पे। आपको 30 रुपए की ही पेन खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। अगर आप सोच रहे हैं 80 की हम कॉपी खरीद लें तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा किस पे? आपको पेन के साथ एडजस्ट करने पड़ेगा और उसकी क्वांटिटी आपको घटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिल रहा है वो आपको देखना है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की आपको कौन से गुड को प्रोड्यूस करना है। तो ये हमारी किसी भी सेंट्रल इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। वही मैंने आपको जो पेन और कॉपी का एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी एक चीज का प्रोडक्शन अगर बढ़ा रहे हो, कोई एक चीज ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे गुड पे, आप उसको कम प्रोड्यूस करोगे। अगर आप 100 रुपए से आप कॉपी, मतलब एक लैंड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको व्हीट एंड राइस का। अगर आपके पास कोई एक लैंड है, कोई जमीन है, उसमें आप व्हीट का प्रोडक्शन अगर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, वैसे आप आपका जो राइस का प्रोडक्शन है वो घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप राइस का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उस सेम इंप्लीमेंट के साथ आपका जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो कम होगा। वही एग्जांपल यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है आपको। फिर बात करते हैं दूसरे सेंट्रल प्रॉब्लम की। किसी इकोनॉमी में दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? अभी तक हम लोगों ने बात की सेंट्रल प्रॉब्लम वन की कि क्या हमें गुड बनाने हैं। अब दूसरी दिक्कत ये आती है कि हमें जो गुड्स बना रहे हैं वो कैसे बनाएं। हम लेबर का यूज करके बनाएं या मशीन्स का यूज करके बनाएं। लेबर का यूज करके बनाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल। और अगर हम मशीन्स का यूज करके कोई गुड्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन पे? देखिए, अगर आप, स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी आप लेबर से कोई काम करवाते हो या फिर कोई मैन अगर कोई काम करता है, आदमी लेबर पावर कोई काम करती है, तो उसमें वो ज्यादा ज्यादा टाइम लेता है और उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ती है। उस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी स्टेगनेंट रहती है। स्टेगनेंट मीन क्या होता है? स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। इसको आप लोग स्टेगनेंट कह सकते हैं। स्टेगनेंट मीन्स होता है स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। तो अगर कहीं भी कोई आदमी काम कर रहा है तो वो अपनी एक स्पीड से काम करेगा और वो थकता है, खाना खाता है, थकता है, खाना खाता है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन है। तो वो जो काम करेगा वो स्लो करेगा। वहीं अगर कोई मशीन्स काम कर रही हैं, कोई अगर आप बारी बारी मशीन लगाए हैं, कोई अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट मशीन से बना रहे हैं, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उससे क्या होगा? आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है, अल्टीमेटली आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन आपकी जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन आपके कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर सारे काम मशीन कर रही हैं तो आपकी जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी का इम्पैक्ट आपके सिटीजन्स पे क्या पड़ रहा है? वो तो अनएम्प्लॉयड ही रह जा रहे हैं। उनको जो रिसोर्सेज मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है। तो आपको प्रॉपर बैलेंस लेके चलना है कि आप कैपिटल इंटेंसिव से बनाएंगे कोई गुड्स या आप लेबर इंटेंसिव से बनाएंगे। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी कम रखनी है या फिर कोई भी कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है या डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे आप पाएंगे जो भी आप गुड्स प्रोडक्शन हो रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव से हो रहे हैं। चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस जो चल रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ही चल रहा है एज कम्पेयर टू
लेबर इंटेंसिव कंट्री कौन अडॉप्ट करती है? जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हुआ, हमारा बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो अभी डेवलप कर रही है, उनको लेबर इंटेंसिव से ही प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि उनको अपने सिटीजन्स पे भी ध्यान देना है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे, और बाकी सारी चीजें इनको ध्यान में रखनी है। तो ये किसी भी सेंट्रल इकोनॉमी की दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें जो गुड्स बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाए, हम लेबर इंटेंसिव से बनाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव से। यहाँ पे एग्जांपल है, उसको इलस्ट्रेट किया है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव से जाएंगे तो हमारी कंट्री की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव से जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे क्या ग्रोथ पड़ेगा। एंड थर्ड जो लास्ट दिक्कत आती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब जो हम गुड्स बना लिए वो किसके लिए बनाए, हम अपने रिच सेक्टर के लिए बनाए या पुअर सेक्टर के लिए बनाए, हम डेली इसेंशियल आइटम बनाए या लग्जरीज गुड्स बनाए, ज्वेलरी बनाए, या कोई ऐसी चीज जिसको बस रिच ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी दिक्कत है किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम की, जो आप गुड बना रहे हैं वो बनाए किसके लिए। आप मर्सिडीज बना रहे हैं, बीएमडब्ल्यू बना रहे हैं, जिसको बच्चे रिच सेक्टर के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना है, या फिर आप इसेंशियल आइटम्स बनाएं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे रोड हो गया, जैसे आपकी डेली टू डेली जो यूज में आने वाली चीजें हैं वो आप प्रिपेयर करें। तो ये भी आपको सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी में, कैसे कौन सी चीजें हमको बनानी है, कैसे बनानी है, किसके लिए बनानी है। तो ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस है जिसको कोई भी कंट्री अपने हिसाब से लेती है। अगर वो अगर वो कोई सारे डिसीजन कोई एक ऐसी कंट्री है ले रही है जिसके सारे राइट्स किसके पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सारे डिसीजन कौन कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर सारे डिसीजन किसी पूंजीपति द्वारा लिए जा रहे हैं, किसी एक बिजनेस सेक्टर द्वारा लिए जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि अमेरिका, चाइना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जहां पे सारे डिसीजन मिल के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रली प्लान एक गवर्नमेंट द्वारा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द्वारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। सबके अपने अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उसको हम लोग आगे के लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये आपकी तीन इकोनॉमी है, और वो तीन मेजर डिसीजन थे, जो हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारे चीजें यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग ये सारे गवर्नमेंट्स लेती हैं कि क्या गुड्स बनाना है, किसके लिए बनाना है। इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको जो भी सारी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें समझ आई होंगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट पे तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।